ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं जम्मू और कश्मीर के पर्यटन स्थलों के बारे में। जम्मू और कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। इन दो केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य रूप से 3 इलाके हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, जहां पर मुख्य रूप से शिया सुन्नी मुस्लिम, हिंदू पंडित, डोगरे राजपूत और बौद्ध रहते हैं। देश के सबसे नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह पर्यटकों, खासकर सुदूर दुर्गम स्थानों में घूमने के इच्छुक पर्यटकों के लिए एक आदर्श स्थान है। दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तानों में से एक लेह श्रीनगर से 434 किलोमीटर और मनाली से 474 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्ष 1553 में लद्दाख के बौद्ध शासकों का बनवाया लेह पैलेस कभी संसार की सबसे ऊंचाई पर बना भवन होता था। पर्यटकों के लिए लेह शहर का सबसे प्रबल आकर्षण वाला ये महल बनावट में तिब्बत की राजधानी ल्हासा के पोटाला पैलेस के समान है। लेह पैलेस की पूर्व भव्यता का अंदाजा इस महल के प्रार्थना कक्ष को देखकर लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, लेह का भूगोल भी उसके असंख्य अनेक पर्वतारोही रास्तों, गहरी घाटियों और सुरम्य झीलों के कारण पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। बौद्ध भिक्षुओं और मठों की धरती के रूप में प्रसिद्ध धरती के इस हिस्से में बहुत कुछ दर्शनीय है। लेह की सबसे सुंदर इमारतों में स्थित मध्य एशियाई संग्रहालय यहाँ के प्रमुख बाजार के ठीक बगल में स्थित है। बेहद शानदार तरीके से सजाए और तैयार इस संग्रहालय की पहली मंजिल पर एक चित्र गैलरी है, जिसमें 16वीं शताब्दी तक की कलाकृतियों और नक्शों को प्रदर्शित किया गया है। मध्य एशियाई संग्रहालय में मध्य एशिया, तिब्बत और कश्मीर से 18वीं और 19वीं शताब्दी की कलाकृतियों और पांडुलिपियों की समृद्ध विरासत का एक अनूठा संग्रह है। इनमें से कुछ तो 400 साल से भी अधिक पुराने हैं। सिंधु नदी, जिसे लायन नदी के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत से निकलती है। इसके उद्गम स्थल के कारण ये सेंगे सांगपो नदी भी कहलाती है। ये नदी लद्दाख में लेह घाटी के रेगिस्तानी क्षेत्र से बहती है। दुनिया की महान सभ्यताएं नदी घाटियों में विकसित हुई हैं। इस तरह सिंधु नदी लद्दाख आने वाले पर्यटकों के लिए एक अलग आकर्षण है। ये नदी अपने बहाव के रास्तों में एक घाटी बनाती है, खासकर लद्दाख और जांस्कर में। सिंधु नदी के बहने वाले मार्ग में पड़ने वाले स्थानों में अनेक मठ, गोम्पा, बरसों पुरानी मूर्तियां और भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये रिवर राफ्टिंग के इच्छुक व्यक्तियों के लिए भी सर्वथा उपयुक्त नदी है। जबरवान पहाड़ों की गोद में और प्रसिद्ध डल झील के किनारे स्थित निशात बाग श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। इस खूबसूरत सीढ़ीदार बगीचे से 12 मासा, खासकर गर्मियों के मौसम में डल झील के लुभावने स्वरूप को देखा जा सकता है। ये कश्मीर घाटी में शालीमार बाग के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुगल उद्यान है।
इसे वर्ष 1633 में मुगल बेगम नूर जहां के बड़े भाई आसिफ खान ने बनवाया था। निशात बाग में जलधारा के प्रवाह को पहाड़ी के ऊपरी भाग से निकलने वाले पानी के स्रोत के अनुरूप बनाया गया। निशात बाग आयताकार है, जिसकी पूर्व पश्चिम की लंबाई 548 मीटर और चौड़ाई 338 मीटर है। मशहूर पिकनिक स्थल और पर्यटकों के खास आकर्षण का केंद्र ये स्थान इसको बनाने वाले की याद दिलाता है। निशात बाग के पीछे एक झरना बहता है जिसका नाम गोपी तीर्थ है और जो बाग में बहने वाले नहर के शुभ्र व स्वच्छ जल का स्रोत है। शालीमार बाग डल झील के दाहिने किनारे श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुगल बादशाह जहांगीर ने वर्ष 1619 में अपनी बेगम नूर जहां के लिए इस बाग को बनवाया था। 587 मीटर की लंबाई और 251 मीटर की चौड़ाई वाले शालीमार बाग में एक के ऊपर एक बने हुए 4 छज्जे हैं। इसकी मंत्र मुग्ध कर देने वाली सुंदरता दर्शनीय है। ये कश्मीर का सबसे बड़ा मुगल बाग है। कश्मीर के सभी शासकों ने शालीमार बाग की संभाल की। यही कारण है कि आज भी ये बाग डल झील के किनारे सबसे प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। शरद ऋतु में यहाँ एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। जब मशहूर चिनार के पेड़ों की पत्तियों का रंग लाल हो जाता है, इसकी पृष्ठभूमि में हरे भरे जबरवन के साथ चिनार की लालिमा एक जादू पैदा कर देती है। जो भी इस दृश्य को देखता है मानो मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस बाग से ही प्रेरित होकर दूसरे स्थानों पर इस नाम के बाग बनाए गए। श्रीनगर और लेह दोनों से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करगिल सुरू नदी के किनारे बसा हुआ है। ये लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का मौसम ठंडा और जलवायु समशीतोष्ण है। समुद्र तल से 2704 मीटर की ऊंचाई पर स्थित करगिल की गिनती साहसिक पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में होती है। यहाँ नौकायन करने, शिविर लगाने और पर्वतारोहण का मजा लिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ पर सर्दियों में ठंड से बचने के लिए घरों को पत्थर और मिट्टी से बनाया जाता है। ये शहर बढ़ते महत्व के कारण फैल रहा है, जहाँ नई दुकानें, होटल और रेस्तरां तेजी से पनप रहे हैं। लेह की ओर जाने वाले पर्यटक इस खूबसूरत पहाड़ी शहर में अपनी यात्रा की एक रात का पड़ाव रखते हैं। करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय की ऐतिहासिक सफलता और वर्ष 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए करगिल युद्ध के शहीदों की स्मृति में निर्मित किया गया। द्रास में स्थित ये स्मारक तोलोलिंग पहाड़ी की तलहटी में है। ये शहर से लगभग 5 किलोमीटर टाइगर हिल के परे है। द्रास, करगिल और बटालिक क्षेत्रों में भारतीय सैनिकों ने अपनी वीरतापूर्ण कार्रवाई से दुश्मन के नापाक इरादों को विफल कर दिया था। हिंदी कवि माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता पुष्प के अभिलाषा स्मारक के प्रवेश द्वार पर अंकित है। यहाँ आने वाले मेहमानों की सबसे पहली नजर इसी कविता के शब्दों पर पड़ती है। इस युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के नाम स्मारक की दीवार पर उत्कीर्ण है। स्मारक परिसर में वीर भूमि और यादगार कुटिया बनी हुई है। यहाँ पर एक स्मृति लेन भी है, जिस पर कुछ महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जानकारी दी गई है। ये लेन भारतीय सेना के उन बहादुर अधिकारियों, जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों और जवानों के साहसपूर्ण कार्यों का संक्षेप में वर्णन करती है, जो भारतीय क्षेत्र को दुश्मन के घुसपैठियों से खाली कराने के लिए सभी प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़े। इसी कारण हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये स्मारक गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। इस स्मारक के संग्रहालय में सेना के प्रतीक, युद्ध दस्तावेज, अभिलेख, पाकिस्तानी युद्ध उपकरण और हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्रयोग होने वाले उपकरण रखे गए हैं। कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर बनाई गई एक विशेष युद्ध गैलरी में तस्वीरों के साथ युद्ध में जब्त किए गए पाकिस्तानी हथियार रखे गए हैं। सूर्य मंदिर, मार्तंड, कश्मीर। इस मंदिर को करकोटा वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने 8वीं शताब्दी में सूर्य भगवान यानी भास्कर की स्मृति में बनवाया था।
इसका निर्माण काल 490 से 555 ईस्वी माना जाता है। वैसे ललितादित्य के युग से संबंधित शहर, कस्बे और खंडहर इतनी सहजता से देखने को नहीं मिलते। हालांकि खंडहरों में मंदिर को कश्मीर मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। लेकिन दक्षिण कश्मीर में विशाल मार्तंड मंदिर के अवशेष, जिसे सम्राट ने सूर्य के नाम पर मंदिर बनवाया, प्राचीन हिंदुओं की मंदिर निर्माण कला के कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मार्तंड मंदिर को कश्मीरी हिंदुओं की कला और कौशल का प्रतीक कहा जाता है। इसी तरह जम्मू में भी बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चारण के बीच अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सुश्री आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास महंत नृत्य गोपाल दास उपस्थित रहे। बाद में अयोध्या में जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने पर आभारी महसूस कर रहे हैं। श्री राम सदाचार का मूर्त रूप और सभी की प्रेरणा हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज पूरा देश जश्न मना रहा है, सदियों का संघर्ष समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश को एकजुट होना होगा और भगवान श्री राम द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर चलना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मंदिर त्याग, दृढ़ संकल्प और करोड़ों लोगों की सहज मान्यता का सम्मान है। प्रभु राम सभी के हृदय में बसते हैं और हमें सदा उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। आज श्री राम की सीख अधिक प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से नई सुबह की शुरुआत होगी और अयोध्या में विशाल स्तर का विकास होगा। इससे पहले अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रार्थना की और रामलला के दर्शन भी किए। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। देश भर में अभी तक कोरोना विषाणु से 12,82,215 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 51,706 लोग रोग मुक्त हुए हैं। रोग मुक्ति की दर बढ़कर 67.19% हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए 6,19,652 जांचें की गईं। लेबनान के बेरूत में हुए 2 धमाकों में 100 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 4,000 लोग घायल हो गए हैं। ये धमाके एक गोदाम में हुए जहां 2,750 टन से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानि हुई कि हरि की भक्ति बिना जीवन अकारत बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें
जैसे आघातीन न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा। लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शतरूपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी, जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी। अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मनचाहा वर मांग लेने को कहा, तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा। अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शतरूपा को भी उनका मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ। बोले कृपा निधान अति प्रसन्न मोहि जानि, मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धरि धीरजु बोले मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। देख प्रीति सुनी बचन अमूले, एवमस्तु करुणानिधि बोले। आप सरिस खोजौं कह जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। सतरूपहि बिलो की कर जोरे, देवी मागु बरु जो रुचि तोरी। जो बरु नाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी
होती ढिठाई। यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव आहही, जो सुख पावही जो गति लही। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहेउ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुमहि अधीना। अस बरु मागी चरण गहि रहेउ, एवमस्तु करुणानिधि कहेउ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है रक्षा उत्पादन में भारत की लंबी छलांग लगाने की योजना। आलेख मनीष आनंद का है। वाचक है मनोज कुमार चौधरी। रक्षा उत्पादन तथा निर्यात नीति DPEP के प्रारूप के साथ भारत ने रक्षा आपूर्ति श्रृंखला के एक बड़े उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया है। 2025 तक 1/5 निर्यात किए जाने के साथ इस मसौदे में देश में $25 बिलियन के रक्षा उत्पादन के आकार को निर्धारित किया गया है। चूंकि भारत रक्षा उत्पादन का तीसरा आयातक देश है, अब भारत ने आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस की कथित नीति में विश्वास रखने का उद्देश्य निर्धारित किया। रक्षा मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियों के लिए पब्लिक डोमेन में 2020 के रक्षा उत्पादन तथा निर्यात संवर्धन नीति का प्रस्ताव किया है। अगले 3 हफ्तों में मंत्रालय इस मसौदे पर होने वाली चर्चा के लिए हितधारकों को शामिल करेगा। नीति दस्तावेज रक्षा तथा एरोस्पेस के लिए विश्व में एक शीर्ष स्तर के देश के रूप में उभरने के लिए इसका मार्गदर्शन करेगा। भारत द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में रक्षा क्षेत्र में 74% की प्रत्यक्ष
विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने के बाद ये मसौदा नीति आई है। इस निवेश की सीमा 49% से बढ़ाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने उचित ही कहा कि नीति निर्णय आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य के अनुरूप है। सरकार घरेलू उत्पादन से प्राप्त कुछ विशेष मंचों तथा रक्षा हथियारों को सूचीबद्ध करेगी। ये कदम आत्मनिर्भर के उद्देश्य को और बल प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त मसौदा नीति दस्तावेज ऐसे समय में आया है जब भारत उन्नत सैन्य साजो सामान तथा मंचों के साथ सशस्त्र बलों का सशक्तिकरण कर रहा है। राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप की प्राप्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्पष्टता की पुष्टि करती है। मसौदा के घोषित उद्देश्य में एरोस्पेस तथा नौसैनिक जहाजों के निर्माण के साथ वैश्विक स्तर के एक प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग का निर्माण शामिल है। वास्तव में अनुसंधान तथा विकास वैश्विक स्वीकृति प्राप्त करने के मूल में है तथा मसौदा नीति स्वदेशी नवाचारों पर अधिक बल देती है। इस महत्वाकांक्षी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मसौदा दस्तावेज घरेलू खरीद सुधार का उचित वचन देता है। ये एक स्वागत योग्य कदम भी है क्योंकि नीति दस्तावेज स्टार्टअप्स तथा छोटे और मझोले उद्यमों में विश्वास रखता है। निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने संबंधी निर्णय के साथ मसौदा दस्तावेज देश की मांगों को पूरा करने के लिए स्वदेशी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के इरादे को वास्तव में प्रदर्शित करता है। पूर्व में सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड को निगमीकृत करने के इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था। यह वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रति श्रेष्ठ प्रबंधन के अभ्यासों को हासिल करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। ये स्मरण करने लायक है कि हाल ही में सरकार ने 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की, जिसमें रक्षा क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया पहल पर अधिक बल दिया गया है। इस पैकेज ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए बहुत से वित्तीय प्रोत्साहनों की पेशकश की, जिसे मसौदा दस्तावेज में 2025 तक 25 बिलियन के रक्षा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्णायक माना गया है। देश में एमएसएमई क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार भी देता है। मसौदा दस्तावेज में निर्धारित रूपरेखा देश में रोजगार सृजन पर गुणक प्रभाव छोड़ती है। इस कारण आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ भी होगी। ये ध्यान दिए जाने योग्य है कि मेक इन इंडिया पहल ने मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक में बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं, जिसमें मोबाइल फोन का निर्माण शामिल है। अब कुल मांग के 65% से अधिक टेलीविजन सेट देश में ही निर्मित हो रहे हैं। अभी टेलीविजन सेट के आयात को प्रतिबंधित सूची में रखा गया है। सरकार ने पहले ही कहा है कि ये विशिष्ट घरेलू खरीद के लिए हथियारों की सूची को बढ़ाना जारी रखेगी, जो निश्चित रूप से एमएसएमई तथा स्टार्टअप्स को सशक्त बनाएगा। इस वर्ष मार्च में प्रकाशित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2017-2018 के अपने 4,682 करोड़ के रक्षा निर्यात को 100% बढ़ाकर 2018-2019 में 10,745 करोड़ कर दिया। ये रिपोर्ट मसौदा रक्षा उत्पादन तथा निर्यात नीति को अधिक यथार्थवादी बनाती है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।